हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी राहु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है राहु की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 9th हाउस में है तो किस तरीके के परिणाम आपको अपनी लाइफ में देखने मिलेंगे। देखिए 9th हाउस आपको कैसे देखना है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है। इस इमेज में जहाँ पर जिस प्लेस पर राहु लिखा हुआ है, अगर आपके लग्न कुंडली में उसी प्लेस पे राहु है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वहाँ 2 नंबर हो, 5 नंबर हो, 10 नंबर हो, 9 नंबर हो, 12 नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर मतलब राशि, किस राशि में राहु बैठा, लेकिन प्लेस 9th हाउस वही है जहाँ पर राहु लिखा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले राहु कैसा प्लैनेट है, हमारे लाइफ पर राहु का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ को आप देख सकते हैं, उसमें सभी 9 ग्रहों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी। राहु हमारी लाइफ में ऑब्सेशन के कारक हैं, ज़िद के कारक हैं, पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएँ हैं उसके कारक हैं। साथ ही साथ राहु हमें इल्यूजन्स भी देते हैं, राहु हमें इमेजिनेशन भी देते हैं, राहु जिद के भी कारक हैं, राहु टैबू ब्रेकर भी हैं। राहु को नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहा गया है, ज्योतिष में छायाग्रह कहा गया है, शैडो प्लैनेट। बात करें 9th हाउस, नवम भाव हमारे जन्म कुंडली में क्या दर्शाता है। नवम भाव हमारे भाग्य को दर्शाता है, हाउस ऑफ फॉर्च्यून, हाउस ऑफ लक। साथ ही साथ हमें गुरु से मिलने वाली शिक्षा को दर्शाता है, हमारे गुरुओं को दर्शाता है। इवन पिता से मिलने वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो शिक्षा है, जो टीचिंग्स हैं, वो भी हमें 9th हाउस दर्शाता है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप हायर एजुकेशन करेंगे, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये भी 9th हाउस से हम देखते हैं। आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज कैसी रहेंगी, आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स कैसे रहेंगे, ये भी हम 9th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी यात्राओं को हम 9th हाउस से देखते हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज से रिलेटेड यात्राएं हों, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड यात्राएं हों, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर राहु अगर आपके बैठे हैं तो कैसा इफ़ेक्ट होगा। सबसे पहले देखिए, जिसके भी राहु 9th में होंगे, आप नोटिस करोगे कि उनकी लाइफ में उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या ना हो, वो बहुत तेज़ बच्चा हो या ना हो, लेकिन उसको नॉलेज हर बात की होती है। आप कुछ बच्चों को देखेंगे जो बहुत बदमाशी करते हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, कम पढ़ने में ध्यान होता है, उनका खेल कूद, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा नॉलेज होता है। लेकिन जब आप किसी मुद्दे पर उनसे बात करने लगें तो आपको पता चलता है कि अरे इसे तो बहुत ज्ञान है। हो सकता है उन्हें मंत्रों का ज्ञान हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का ज्ञान हो सकता है उन्हें मोबाइल चलाने में महारत हासिल हो। आपको जो चीज़ें नहीं पता हैं वो उन्हें बचपन में ही पता चल जाती हैं कि किसको कैसे क्या करना है। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनके नवम भाव में राहु हैं, ये इनका पढ़ने लिखने से आप कंपेयर नहीं कर सकते। इनकी विद्या को, इनकी जो नॉलेज होती है वो बहुत डीप होती है। इवन ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करना चाहता है, नॉवेल्स पढ़ना चाहता है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ना चाहता है। अब आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू टेक्स्ट को ही पूरा नहीं पढ़ पाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि हिंदू टेक्स्ट में कौन सी बुक में क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बुक्स को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ वो दूसरे कल्चर्स को भी देखते हैं, उनके भी बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारी भागवत गीता में क्या लिखा है, हमारे पुराण में क्या लिखा है, हमारे जो भी वेद हैं उसमें क्या लिखा है, और उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं उनके कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है। तो आप देखोगे ना, उन्हें ना बहुत क्रेज़ रहता है, उनके अंदर एक क्रेविंग होती है कि मुझे उस कल्चर के बारे में भी जानना है,
मुझे फॉरेन में भी जाना है, मुझे दूसरे कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, ये सब मुझे जानना है। तो आप देखोगे कि उन्हें अपने बारे में तो पता ही है, साथ ही साथ वो दूसरों के कल्चर्स को भी देखने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। वो एक बाउंड्री में रहना पसंद नहीं करते कि आप उन्हें पकड़ कर जकड़ कर रख लो कि नहीं आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ इसी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये जो जातक होते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की एक चाहत होती है। पढ़ना अलग चीज़ है, एजुकेशन इज़ डिफरेंट, बट इनकी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इनसे वाद विवाद पर उतर जाएं तो हो सकता है कि आप हार जाएं। इन्हें इतनी नॉलेज होती है कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत कम नंबर पाता था क्लास में, इसको क्या पता क्या होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि ये बिल्कुल चेंज्ड हो। आप इनसे किसी भी तरह के टॉपिक पर अगर आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाएं तो इन्हें ऐसी डीप बातें पता होंगी जो शायद किसी को ना पता हो। तो इस तरह का रिसर्च करते हैं ये जातक। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये स्टबर्न नहीं होते। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम इनका फ्लक्चुएटिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको अपने रिलीजन में कोई प्रॉब्लम दिखी, आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम से कन्वर्ट करते हैं हिंदू रिलीजन में, कई लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू रिलीजन से कन्वर्ट करते हैं किसी और रिलीजन में। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसमें भी 9th हाउस अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे रिलीजन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं अपनी मनमर्जी से इस सिचुएशन को ही बदल दूँ। तो ये दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेना, या फिर अगर ये रिलीजन ना भी चेंज करें तो ये दूसरे कल्चर में चले जाते हैं। जैसे विदेश चले गए, अब हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, विदेश का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये दूसरे कल्चर में चले गए, उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। इस तरह की सिचुएशन 9th हाउस राहु ज़रूर लाइफ में देता है। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं ये कभी भी किसी बाउंड्री में रहना पसंद नहीं करते, टैबू ब्रेकर्स होते हैं। मतलब कि अगर कोई गुरु ने बोल दिया कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। अब इनको इनके कुल पंडित ने बोल दिया कि भाई तू तो मांगलिक है और तेरी शादी तो मांगलिक से ही होगी। अब ये राहु वाले शख्स को अगर प्यार है किसी और से जो कि मांगलिक नहीं है, तो ये आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द लॉ जाकर ये शादी करेगा। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है। इवन अगर आप देखो, सपोज़ कि हमारे कल्चर में जब आप सिंगल होते हो तो आपकी शादी किसी एक सिंगल पर्सन से की जाती है, बट अगर किसी का 9th में राहु है तो इसकी दृष्टि देखिए 5th भाव पर भी जाएगी। 9वीं दृष्टि से ये 5वें भाव को भी इफ़ेक्ट करेंगे जो कि लव अफेयर्स का है। अब इनके साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये सिंगल हैं, सामने वाली विडो है, या ये डिवोर्सी हैं, सामने वाला सिंगल है। अब इन्हें प्यार हो गया। अब सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये सही रिश्ता नहीं माना जाएगा, लेकिन इनके लाइफ में अगर इन्हें प्यार है तो ये बाउंड्रीज़ को नहीं देखेंगे, ये आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर शादी करेंगे, या इवन डिफरेंट कल्चर में शादी कर लें। ऐसी सिचुएशन भी ऐसे जातकों के साथ होती है। या फिर इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट जुड़ा होता है, किसी ऐसे रिश्ते में जुड़ जाएं जिसका कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर 9वें भाव राहु में आप देखेंगे। इसके अलावा बचपने की बात करें तो इनका जो चाइल्डहुड होता है इसमें लाइफ में स्ट्रगल इन्होंने बहुत देखी होती है, इसीलिए इनको ऐसी एक क्रेविंग होती है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, क्योंकि इन्हें पैसों की जो कीमत होती है वो बचपन में पता चल जाती है। और ये हमेशा कोशिश करते हैं, इनके अंदर एक क्रेविंग ज़रूर होती है कि आई वॉन्ट टू बिकम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे राजा बनना है। मुझे मतलब नॉर्मल नहीं कि हाँ मैं एक नॉर्मल इनकम मेरी हो जाए और मेरा गुजर बसर हो जाए, इस सिचुएशन से राहु सेटिस्फाइड नहीं होते। राहु सेटिस्फाइड होते हैं कि इनको हर तरीके की मटेरियल नीड्स इनकी फुलफ़िल हो, इनके पास वो सब कुछ हो जो ये डिज़ायर करते हैं। तो ये 9वें भाव के राहु में आप देखेंगे तो बचपन से ये सीखते हैं और बचपन से सीखकर ये उसकी वैल्यू करते हैं। इसके अलावा राहु जब किसी के 9वें भाव में होते हैं तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे जो जातक होते हैं इनके जो मित्र भी होंगे या गुरु होंगे, आप देखोगे कि ये ऐसे लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं जिसको बहुत नॉलेज हो।
भले वो उम्र से इनसे बड़ा हो, मैच्योर हो, बट इनकी लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि इन्हें सही रास्ता दिखा सके, गाइड कर सकें। तो ये हमेशा मार्गदर्शन अगर लेंगे किसी न किसी गुरु का, गाइड का या अपने पिता का मार्गदर्शन अगर ये जातक लेते हैं तो इनको लाइफ में राहु का फुल सपोर्ट मिलता है। और यहीं पे अगर ऐसे जातक जिनके नवम में राहु है, अगर ये अपने गुरुजनों का डिसरिस्पेक्ट करें, अपने पिता की बात न माने, तो इनको लाइफ में राहु बहुत पीड़ा देता है। इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, इनकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, भाग्य स्थान में एक तरह से ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन। एक बात और, ग्रहण से अगर मैं बताऊं तो अगर राहु नवम भाव में है और सूर्य के साथ बैठ गए हैं किसी के भी कुंडली में, तो ये पितृदोष भी दिखा देता है। मतलब आपकी लाइफ में कोई ना कोई पितृ ऋण है जो आपको चुकाना है इस लाइफ में। तो ऐसे जातकों को पितृपक्ष में या अमावस्या के दिन दान दक्षिणा ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जो जातक होते हैं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, इनकी जो राहु एक्टिव होने की जो एज है वो आप कह सकते हैं 35 साल से 42 साल के बीच में इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वो चेंज इनको काफ़ी हद तक ट्रिगर करेंगे इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। अगर राहु पॉजिटिव होंगे तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अगर राहु यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो नेगेटिव चेंजेस दिख सकते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा सेटबैक इनको लग सकता है जिससे कि इन्हें ऐसा लगे कि यार मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं, इस तरह की सिचुएशन। साथ ही साथ राहु जब भी नवम में हो तो इन्हें अपने पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ रिश्ता काफ़ी अच्छा रखना चाहिए, उनकी बातों का मान सम्मान करना चाहिए। और इवन अपने बॉस का, जो इनके बॉस होंगे उनसे भी इनको अपने रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, ये उनसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, मतभेद होते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर राहु के खराब फल इन्हें देखने मिलते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं इनको अगर गुरु का सपोर्ट मिल जाए और सही गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो इन्हें लाइफ में मिलने वाले धोखे से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, नवम में जिसके भी राहु हो, ये क्योंकि नवम भाव फॉर्च्यून का है, लक का है, भाग्य का है, तो यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट ज़रूर मिलता है। स्पेशली अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के दर्शन करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो आपके लिए ये राहु बहुत फलदायी हो सकते हैं। आपको फाइनेंशियली बहुत ऊंचाइयों तक ये राहु लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ विदेश के कारक हैं और नवम भाव में बैठे हैं, लॉन्ग जर्नी के भाव में, तो ये डेफिनेटली आपको विदेश यात्राओं में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, विदेश से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये कभी भी कोई कार्य अगर अपने हाथ में लेते हैं तो वो कार्य को पूर्ण करते हैं, बिना पूरा किए उस कार्य से पीछे नहीं हटते, ये इनकी एक ख़ास बात होती है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके नवम भाव में राहु होते हैं, इन्हें डोनेट करने का भी बहुत शौक़ होता है, चैरिटी करना। यहाँ तक कि ये कहीं ट्रैवल भी करेंगे तो रास्ते में ये कोई भूखा है तो उसे खाना खिला देंगे, कोई बच्चा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, चप्पल नहीं है, तो उसे वो दिला देंगे। मंदिर पड़ रहा है रास्ते में, दर्शन पूजा इत्यादि करते हुए जाएंगे, मंदिरों में दान देंगे। तो इन्हें चैरिटी का बहुत शौक़ होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने मुझे दिया है तो मैं डोनेट करूँ, मैं उससे लोगों की मदद करूँ। और ये जितनी मदद करते हैं उतनी और ऊँचाइयों पर ये जाते हैं। ठीक है, राहु इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर राहु नवम भाव में कमज़ोर हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। अगर राहु कमज़ोर हैं तो सबसे पहले ऐसे जो जातक होते हैं ना, अगर ये झूठ बोलते हैं या लोगों को ठगने का काम करते हैं किसी भी रूप में, तो इनकी लाइफ में इनको डाउनफॉल देखने मिलता है। ये ऊंचाइयों पर ज़रूर जाएंगे, राहु इनको ऊंचाइयों पर ज़रूर ले जाएगा, लेकिन सडनली इनके ऊपर कोई कलंक लग जाएगा, कोई ब्लेम लग जाएगा, जिसके बाद ये इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ऐसे जो जातक होते हैं कई बार इनके साथ ये भी सिचुएशन होती है कि ये इनके बच्चे जब होने वाले होते हैं, क्योंकि पंचम पे भी दृष्टि है, कई बार प्रॉब्लम आती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आना, अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेजेस हो जाना, या देरी से बच्चा होना, या बच्चा होने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार रहना। इस तरह की सिचुएशन भी ख़राब राहु को दर्शाता है। अगर राहु ख़राब हैं तो यहाँ पर आप बुज़ुर्गों का, गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, या किसी तरीके से आप उनको पीड़ा देंगे। जैसे कई ऐसे जातक होते हैं जो अपने बड़े बुज़ुर्गों को आश्रम में छोड़ाते हैं, ठीक है,
ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, तो ये भी ख़राब राहु की निशानी होती है। ठीक है, ऐसे में वो लोग कभी भी ग्रो नहीं करते, इवन उनके कर्मों की सज़ा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अगर राहु ख़राब है तो कई बार सिबलिंग्स को आप देखेंगे, स्पेशली छोटे जो भाई बहन हैं उन पर ख़राब असर पड़ता है 9th हाउस में अगर राहु बैठे हैं तो। पिता की भी हेल्थ ख़राब रहती है या पिता से दूरी बन जाती है, कम एज में ही पिता दूर रहें या आप पिता से दूर रहें, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर राहु नवम में ख़राब हो तो पिता रॉबर होते हैं, मतलब चोर या क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, या फिर घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जो क्रिमिनल माइंडसेट का होता है, या ऐसा जातक बड़ा होकर कोई ऐसा काम कर सकता है जो कि सही नहीं है, गलत दिशा में आगे बढ़ जाना। इस तरह की सिचुएशन भी देखी गई है। बात करें दृष्टि की, तो जब नवम में राहु बैठते हैं तो ये 5वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं, 1st हाउस को, 7वीं दृष्टि से 3rd हाउस को इफ़ेक्ट करते हैं और नवम दृष्टि से 5th हाउस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब लग्न को दृष्टि डालेंगे तो लग्न आपका पर्सनालिटी है, आप खुद हैं। तो यहाँ पर कई बार आप देखोगे ना कि ऐसे जो जातक होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, इन्हें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है, ना कि हार्ड वर्क। इंटेलिजेंट होते हैं और इनके अंदर एक पावर होती है कि ये कन्फ्यूजन होगा इनकी लाइफ में, लेकिन ये कन्फ्यूजन से अगर थोड़ा भी बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ में, थोड़ा मेडिटेशन करें, साधना करें, तो ये कन्फ्यूजन से तुरंत रिज़ल्ट पे निकलेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो इनके फेवर में आएगा। अचीवर होते हैं, जो इन्होंने एक बार ठान ली, ज़िद पकड़ ली, उसको अचीव करके रहेंगे। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, थोड़ा सेल्फिश नेचर इनके अंदर आता ही आता है, क्योंकि राहु क्या है, ऑब्सेशन है। तो ये अपने ज़िद के आगे किसी की नहीं सुनते। अगर इन्होंने ज़िद पकड़ ली किसी चीज़ की तो उसकी वजह से किसको किसको तकलीफ़ हो रही है इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। 3rd हाउस पे दृष्टि जाएगी तो ऐसे जो जातक होते हैं शॉर्ट जर्नीज़ बहुत करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य इनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, कम्युनिकेशन और हाथ से रिलेटेड कार्य से भी इनको बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ थोड़े मैनिपुलेटिव स्वभाव के होते हैं। इनके भाई बहनों से कई बार ऐसा होता है कि बैड माउथ की वाइब्स होती है, जैसे भाई बहनों से बहुत अच्छा रिलेशन ना हो, अब्यूसिव रिलेशन हो। आप कई ऐसे रिश्तों को देखेंगे जहाँ पर भाई भाई के ख़िलाफ़ है, बहन भाई के ख़िलाफ़ है, भाई की बहन से बात नहीं होती या बहन की भाई से बात नहीं होती, झगड़े हैं। इस तरह की सिचुएशन कई बार दूरी ला देता है राहु। ठीक है, या फिर कम एज में भाई बहन से दूरी बन जाए, भाई कहीं दूर चला जाए या बहन कहीं दूर चली जाए, ऐसी सिचुएशन भी देखी जाती है। 5th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो 5th हाउस देखिए आपका चाइल्डहुड है, आपकी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन। तो ऐसे में आप देखोगे ना कि बचपन में आप बहुत बदमाश होगे, इवन आपका जब बच्चा होगा तो वो भी काफ़ी बदमाश हो सकता है, नॉटी होगा। साथ ही साथ वो कंसंट्रेट या तो करेगा नहीं, लेकिन जब करेगा ना तो उसकी रटंत विद्या बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 2-3 दिन में पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लेकर आ जाते हैं। पूरे साल वो खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, बदमाशी करेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम देंगे तो उनका एवरेज से अच्छा नंबर आ जाता है, 80-90%, 2-3 दिन पढ़ के। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनका राहु बहुत एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है इनके अंदर, डेयरिंग स्वभाव के होते हैं। लव अफेयर्स भी इनके काफ़ी बार हो जाते हैं, और वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो इनकी कास्ट का ना हो, इनकी कल्चर का ना हो, इनके ट्रेडिशंस का ना हो, डिफरेंट जो अनयूजुअल सी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई बार इनके मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं और कई बार इन्हें अफेयर्स में धोखा भी मिलता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, और कई बार ये गलत लत में पड़ जाएं तो ये जुआ, सट्टा, इन सब में पैसा लगाकर हार भी जाते हैं। स्टॉक मार्केट में काफ़ी बार इनको लॉस भी हो जाता है। प्रोफेशन की बात कर लेते हैं लास्ट में। अगर राहु आपके नवम में है तो किस तरीके का प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल है। सबसे पहले तो देखिए, आप हायर एजुकेशन अगर लेते हैं, क्योंकि राहु ऑब्सेशन का कारक है, ज़िद देता है, तो अगर आपने ठान ली कि हाँ मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे PhD करना है, मुझे रिसर्च करना है, तो आप काफ़ी अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे गुरु या तो स्पिरिचुअल फील्ड में या प्रोफेशनली, बट यहाँ पर आप गुरु की भूमिका काफ़ी अच्छी निभा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर राहु नवम में है और आप गुरु बनते हैं
तो कई ऐसे गुरु होते हैं जो बाहर से आपको बहुत ज़्यादा सिखाएंगे, बट आप देखोगे कि वही गुरु पीठ पीछे अलग टाइप की ज़िंदगी बिता रहे हैं। आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे कुछ ऐसे गुरु होते हैं ना जो धोखे में रखते हैं, बाद में उनके ऊपर केस होता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ऐसे गुरुओं के साथ, जो आगे तो इन्होंने एक आवरण धारण किया है क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक है, लेकिन पीछे इनकी अलग ही ज़िंदगी है। पता चला आगे ये बहुत सात्विक बन रहे हैं, पीठ पीछे ये ड्रिंक कर रहे हैं, ये नॉन वेज खा रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन होती कई बार ये भी खराब राहु का एक एग्जाम्पल होता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये फॉरेन लैंड में बहुत अच्छा अर्न करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और अगर यहाँ पर राहु खराब फल दे तो क्रिमिनल भी हो सकते हैं। सो ये थी गाइज़ राहु इन 9th हाउस, एक छोटी सी वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। आपसे कौन सी बात इस वीडियो की रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।